प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से लगातार कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं चैप्टर नंबर 1 में से आपको लगभग मैंने कल ठोस द्रव गैस के बारे में बता दिया, द्रव के गुण के बारे में, ठोस के गुण बताए, द्रव के गुण बताए, गैस के गुण बताए और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। मैंने अभिलाक्षणिक गुण भी इसमें लिखवा दिए हैं आपको कि भाई अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, जैसे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पहला पॉइंट आपका है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण मैंने आपको लिखवा दिया। वैसे ये टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपका एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के जो कण होते हैं जल में पूर्ण रूप से घुलनशील। किसके अनुसार? अपन एक्टिविटी के अनुसार देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जा रहा है? खाली स्थान पाया जा रहा है। इसके अनुसार मैं आपको बता चुका हूँ कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैंने कल भी एक आपको प्रश्न में मैंने ये लिखवाया। इन तीनों चीजों को देखने के पश्चात मैं आपका ध्यान पदार्थ की अवस्थाओं की ओर ले गया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ ठोस होता है, पदार्थ द्रव होता है, पदार्थ गैस होता है। ठोस अवस्था में आपको इस बात का पता होगा कि ठोसों का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस दृढ़ तथा असंपीड़ित यानी दबाए नहीं जा सकते हैं ठोसों को। क्या नहीं किया जा सकता? दबाया नहीं जाता है। ठोस का जो घनत्व होता है वो लगभग 1-10 ग्राम सेंटीमीटर की कोटि का होता है। ये भारी होते हैं। ठोसों का प्रसार बहुत कम होता है, अर्थात इनको नगण्य माना जाता है। ठोसों के मध्य में अंतराणु जो बल होता है वो ज्यादा होता है। ठोसों के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैंने द्रव के गुणों के बारे में बताया कि द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, दबाया जा सकता है, अर्थात ये संपीड़ित होते हैं, घनत्व बहुत कम होता है ठोस की तुलना में। द्रव का प्रसार भी सरलता से हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव के जो गुण है तरलता वाला, उसके कारण से आसानी से फैल जाता है। द्रव के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ठोसों से कम होते हैं और वायुमंडलीय दाब पर वह जिस तापमान पर द्रव बनने लग जाता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। गैसीय अवस्था की बात मैंने आपसे कही कि गैसों का आकार, आकृति और आयतन तीनों ही अनिश्चित होते हैं। घनत्व भी ठोसों और द्रवों की अपेक्षा बहुत कम होता है। प्रसार सबसे अधिक और बहुत तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि गति इनकी कणों की होती है ना, गैस की जो अनियमित गति होती है, तेज होती है। गैस के अणुओं के मध्य में जो रिक्त स्थान है वो बहुत अधिक होता है। गैसों के गलनांक और क्वथनांक वह द्रव दोनों से ठोसों से क्या होते हैं? कम होते हैं। और इनके मध्य में पाया जाने वाला जो अंतराणु बल है वो कम पाया जाता है। इतनी सारी बातों को मैं आपको क्या कर चुका हूं, अब तक बता चुका हूं। इसके बाद में आपके सामने नया पॉइंट हमारा आ रहा है कि भाई ठोसों, द्रवों और गैसों में अणुओं की गति के आधार पर आपको मैंने बताया। तो मैंने आपको ये भी यहां पर बता दिया है कि किस तरह से एक सारणी के माध्यम से कि ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपका तीसरा पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ
की अवस्था में किस तरह से परिवर्तन होता है, इस बारे में आपके सामने नया पॉइंट आ रहा है। देखिएगा पॉइंट पदार्थ की कण रिएक्शन को मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में आज से जो मैं पॉइंट आपको शुरू करवाने जा रहा हूं वो पॉइंट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अब लिखना शुरू करेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। देखो पदार्थ की अवस्थाएं अंत परिवर्तित होती है, इस बात को ध्यान रखना। अर्थात पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन करके हम कर सकते हैं। जैसे जल में अगर पदार्थ को देखें हम तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। तीनों अवस्थाओं में द्रव मिलता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप परिवर्तन का प्रभाव। सबसे पहले हमारे सामने दिखाई देगा, पहले देखेंगे हम ताप परिवर्तन का प्रभाव। सबसे पहला पॉइंट हमारा ताप परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार आप देखेंगे कि ताप को बढ़ा करके, अगर मान लीजिए हमने किसी वस्तु का क्या बढ़ाया, ताप बढ़ाया, तो ताप को बढ़ा करके किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला पॉइंट नोट करेंगे कि ताप को बढ़ा करके किसी द्रव को द्रव में, किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। पहली बात हमारे सामने आ गई कि भाई हमने तापमान बढ़ाया तो किसी ठोस को हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। और किसी द्रव को अगर परिवर्तित करना चाहें तो उसे हम किस में, किसी द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। तथा किसी द्रव को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट के अनुसार, दूसरे पॉइंट के अनुसार ताप को अगर हमने घटा दिया तो किसी गैस को द्रव में बदल देंगे और किसी द्रव को और अधिक तापमान घटा करके ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। तापमान घटाकर किसी द्रव को गैस किसी गैस को द्रव में बदला जा सकता है। उसी प्रकार द्रव का तापमान घटा करके उसे ठोस में बदल सकते हैं। बात आपके समझ में आ गई हो। इन दोनों तथ्यों को हम कुछ
कुछ एक्टिविटियों के माध्यम से समझेंगे। वैसे तो एक्टिविटी क्लियर है, कैसे कि भाई जैसे मान लीजिए पहली वाली बात है, यहां ले लिया हमने बर्फ और बर्फ का हमने क्या कर दिया, तापमान बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाते ही क्या होगा पता है, जब बर्फ किसमें बदल जाएगी, द्रव पानी में बदल जाएगी, और पानी का हमने और अधिक तापमान बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगी, उबल जाएगी। अधिक तापमान बढ़ाते ही किसमें बदल जाएगी, वाष्प में बदल जाएगी। अब इसके तापमान को हमने यदि कम कर दिया तो ये पुनः किसमें बदल जाएगा, गैस, द्रव में बदल जाएगा। और द्रव का यदि हमने तापमान कम कर दिया तो आपके सामने क्या आ जाएगा, पानी किसमें बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। इस तरह से हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है ताप में परिवर्तन करके। ताप में परिवर्तन करने हैं तो ताप में परिवर्तन करने पर क्या होगा, ठोस को द्रव, द्रव से गैस में बदला जा सकता है। उसी प्रकार गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। वे एक्टिविटी करते हैं इस बात को समझने की। जैसे मान लीजिए हमने एक 100 ml का बीकर ले लिया, क्या ले लिया हमने, 100 ml का बीकर, इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दिए और इस बीकर को हमने गैस पर रख करके धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। हमने बीकर को जब गर्म करना शुरू किया उससे पहले इसके तापमान को क्या कर लिया, थर्मामीटर की सहायता से नोट कर लिया। आप देखोगे कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जब पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाए और जल में बदल जाए तो फिर हम एक बार क्या कर लेंगे, बीकर का तापमान नोट कर लेंगे। ये सारे के सारे क्रियाकलाप ने हमको क्या बताया, सारे क्रियाकलाप ने हमको ये बता दिया कि ठोस के तापमान को बढ़ाए जाने पर उसका जो कण है ना, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, जिसके कारण से क्या हुआ, कणों में अधिक तेजी से कंपन हुआ। ऊष्मा के प्राप्ति के पश्चात ऊर्जा के जो कण हैं उनके मध्य में पाया जाने वाला जो अंतराणु बल था यानी आकर्षण बल, वो कमजोर हो गया। उसने अपने स्थान को छोड़ दिया और वो स्वतंत्र रूप से क्या करने लगे, गति करने लगे। ऐसी अवस्था में ठोस पिघल करके और किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। यदि किसी ठोस जैसे बर्फ का तापमान बढ़ा दिया जाए तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे हम ठोस का गलनांक कहते हैं। ये गलत प्रक्रिया कहलाती है। इसी के साथ आप एक चीज और नोट कर लें, एक पॉइंट लिख लिया होगा आपने, ये पॉइंट लिखना है हमको कि गलनांक क्या है। कल भी मैंने इसके बारे में कह करके ही छोड़ दिया था, आपको लिखवाया नहीं था। आज मैं इसे आपके लिए लिखवा देता हूं कि जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है जिस तापमान पर पिघलना शुरू हो गया उसे उस ठोस का गलनांक कहते हैं। उसे उस ठोस का गलनांक कहते हैं। नोट करते जाइए, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी पता है आपको? यह प्रक्रिया
गलन की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया गलन की कहलाती है। यह प्रक्रिया गलन की प्रक्रिया कहलाती है। अब आप जानिए, आप इस बात को भी भली भांति जानते होंगे कि जो बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम उसको केल्विन तापमान के अनुसार देखें तो लगभग 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन तापमान होता है। यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया ही संगलन कहलाती है। तो मैं यहाँ इसी बात को भी लिख देता हूं कि बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। क्या होता है? या तो 273 केल्विन होता है, डिग्री केल्विन कह दो या सीधा ही केल्विन लिख सकते हो आप। 273 केल्विन होता है, ऐसे लिख सकते हैं। या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह दो या 273 केल्विन होता है। इसे हम क्या कहेंगे? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संगलन भी कहते हैं। इसे संगलन भी कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए कि गलनांक जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे उस ठोस का गलनांक कहते हैं। यह प्रक्रिया गलन की प्रक्रिया कहलाती है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन तापमान होता है। इसे हम संगलन भी कहते हैं। या तो आपने इसे लिख दिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या ले लें आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आगे, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। हमने अभी भी देखा कि किसी भी बर्फ के गलने की प्रक्रिया के दौरान तापमान लगभग क्या रहा था? समान रहा था। ये ऊर्जा कहां चली गई? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बीकर लिया और बीकर में हमने कुछ टुकड़े बर्फ के डाल दिए। बर्फ के टुकड़े डालने के पश्चात हमने उसको गैस पर रख करके बर्नर की सहायता से धीरे धीरे हमने किया, जैसे उसको गर्म किया। गर्म करते समय हमने तापमान थर्मामीटर की सहायता से हमने तापमान। बर्फ धीरे धीरे पिघल करके किस में बदल रही है? बर्फ धीरे धीरे पिघल करके पानी के रूप में बदल रही है। जब बर्फ धीरे धीरे पिघल करके पानी के रूप में बदल गई, मान लिया जब पूरी बर्फ पानी के रूप में जब बदल जाए तब आपको बीकर का तापमान फिर से नोट करके देखो। आप देखोगे कि जब हमने बर्फ को गर्म करने के लिए रखा था तब का तापमान और जब संपूर्ण बर्फ द्रव में बदल गई है ना, ऐसी स्थिति में तापमान लगभग समान रहा। तो हमने इतने देर तक इसे गर्म करने के लिए जो ऊष्मा दी थी वो कहां चली गई? प्रश्न ये आया। प्रश्न, इस प्रश्न का हल जानने के लिए हम कहेंगे कि पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन हुई थी, पदार्थ की उस अवस्था परिवर्तन में जो दी गई ऊष्मा थी वो काम में आ गई। इसलिए तापमान में बिना कोई परिवर्तन हुए बर्फ के जो कण थे उन्होंने उस ऊर्जा को क्या कर दिया? अवशोषित कर दिया। स्पष्ट है कि ऊर्जा बीकर में दी गई, जो बर्फ के टुकड़े या सामग्रियां थी उसमें छूट गई। इसलिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। नया
लिख लेंगे अब आप। देखिए क्या पॉइंट लिखेंगे हम, संगलन की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा। क्या लिखोगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे संगलन की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा हो गया। हाँ भाई, अब आपको पता होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि बर्फ की गलन ऊष्मा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होती है। ये बात आपके सामने आ गई। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी अभी आपने देखा था कि मैंने यहाँ लिखा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? जैसे आपको मैं बताऊं कि भाई सेल्सियस और केल्विन दोनों ही क्या करने के काम में आते हैं, हिमांक और वाष्प बिंदु के अंतर को हम भाई जैसे सेल्सियस और इसको नाम रहे ना बड़े, तो सेल्सियस और केल्विन तापमान के जो पैमाने के संबंध हम देखें तो हम क्या करेंगे कि जो केल्विन तापमान है और सेल्सियस तापमान है उसके पैमाने पर हिमांक और वाष्प बिंदु के अंतर को हम 100 बराबर के भागों में बांट देंगे। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर हमारा 1 केल्विन हो गया, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन में दोनों में जब अंतर करेंगे तो हमारे सामने अपने आप ही आ जाएगा कि सेल्सियस मान को केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ना पड़ता है। तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा। या सेल्सियस मान अगर निकालेंगे तो केल्विन में से 273 कट देंगे, तो हमारे सामने सेल्सियस तापमान, ये एक संबंध होता है। तो आप चाहो तो मैं इसको लिखवा दूं, तापमान बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प में बदलना है, इसको क्वथनांक कहते हैं। नया पॉइंट आपका सुनो, देखो केल्विन
चलो ये भी मैं बता देता हूँ। नाम डाल देंगे अपन केल्विन और सेल्सियस पैमाने का संबंध। केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध। अब आप इसको अच्छी तरह समझ लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना हो गया? 273 केल्विन हो गया। यदि हमको केल्विन निकालना है, यदि हमको क्या करना है, किसी को केल्विन में, सेल्सियस मान को केल्विन में बदलना है, सेल्सियस मान को केल्विन में बदलने के लिए यहाँ 1 बड़े हो 274 हो जाएगा, 2 बढ़ते 75, 3 बढ़ते जिस बढ़ते चला जाएगा। 0 डिग्री का मतलब 273। तो अपन क्या करेंगे? K बराबर क्या कर देंगे? C को सेल्सियस मान को केल्विन में बदलने के लिए K बराबर C प्लस 273 हो जाएगा। या फिर यूं कह दीजिए C बराबर K माइनस 273। दोनों बात कैसी है? दोनों बात एक ही है। ठीक है, पॉइंट कर रहे हैं, ये नोट करो। चलो देखिए, अब लिख लीजिए ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प निकलता है। क्या हो गया? सीधा सीधा क्वथनांक। ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्वथनांक कहलाता है। जैसे अब आप उदाहरण लीजिए, चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपरियस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से तात्पर्य हमारा ये आ रहा है कि तापमान बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्वथनांक से। देखो, एक बीकर में हमने 100 ml जल लिया। क्या ले लिया हमने? एक बीकर के अंदर 100 ml जल ले लिया हमने, और 100 ml जल लेने के बाद हम क्या देख रहे हैं? इसे गैस पर रख करके और हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, चला रहे हैं। भैया आपने एक बीकर लिया, बीकर में मैं बता रहा हूं 100 ml जल ले लिया, गैस पर रख करके उसको हमने धीरे धीरे गर्म किया, बीकर का तापमान हमने नोट कर लिया। जो बर्फ में किया ना, बिल्कुल ऐसी ही प्रक्रिया करनी है। वो एक्टिविटी हमें करनी है कि हमने गर्म कर लिया, तापमान देख लिया, जब जल उबलना शुरू हो गया, क्या हो गया है? जल उबलना शुरू हो गया, जल वाष्प में बदलना प्रारंभ हो गया। तब हमने बीकर के तापमान को नोट कर लिया। क्या देखेंगे हम? कि जिस तापमान पर कोई द्रव वाष्प में बदलना शुरू हो गया है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है, और ये प्रक्रिया क्वथन प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात ये उसकी क्वथन प्रक्रिया कहलाएगी। तो मैं आपको यहाँ क्वथनांक का मतलब लिखवा देता हूं
कि जिस तापमान पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है या परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, चलो इसमें वह उस द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक। क्वथनांक कहलाता है और इस प्रक्रिया को क्वथन प्रक्रिया कहते हैं तथा क्वथन प्रक्रिया कहते हैं। आपके सामने समझ में आ गया होगा कि क्वथन प्रक्रिया क्या है। अब आपके सामने नया पॉइंट हमारा आएगा कि ठोसों को बिना द्रव में बदले सीधे ही वाष्प में बदलना क्या कहलाता। नया पॉइंट हमारा है कि ठोसों का, ये नोट कर लो, ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्वथनांक क्या है कि जिस तापमान पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाए वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा और इस प्रक्रिया को क्वथन प्रक्रिया कहते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। भैया अगर लिखा नहीं जाता है तो तत्काल स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। लिखने में अगर परेशानी होती है आपको तो आप इसका उसी समय स्क्रीनशॉट ले लें। भाई ये यहाँ तक टॉपिक हो गया, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, आराम से लिखते रहो। अब नया पॉइंट डालो, ठोसों का बिना द्रव में बदले किसमें बदलना? सीधे वाष्प में बदलना। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। देखिए हम कहा थे कि ठोस पदार्थ पहले द्रव में बदलेगा फिर गैस में, परंतु कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से गर्म करते ही सीधे गैस में और गैस से ठंडा करते ही सीधे ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे बिना द्रव में परिवर्तित तो सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपने सबसे पहले कपूर या अमोनियम क्लोराइड के बारे में सुना होगा, नवसांद्र कपूर के बारे में सुना होगा। नवसांद्र तो तात्पर्य हो गया NH4Cl और कपूर से तात्पर्य हो गया, कपूर का तात्पर्य आप नेपथलीन आदि के बारे में सुना होगा। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं पता है? हम इसके लिए एक प्याली में थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, NH4Cl लेते हैं
ले लिया। उसको हम एक बर्नर पर रखते हैं, बर्नर के ऊपर हमने एक कीप रख दिया। मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ। ये जालीदार प्लेट है। इस जालीदार प्लेट के नीचे यहाँ हमने क्या लगा रखा है, पर्दा लगा रखा है। गैस का बर्नर है, इस गैस की फ्लेम रहने वाली है। ये गैस बर्नर चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक प्याली रख दिया। इस प्याली के अंदर हमने कपूर या NaCl, इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, वो डाल दिया इसमें। इसी के ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक उल्टा कीप रख दिया। यहाँ ये कीप रख दिया और इस कीप के ऊपर यहाँ हमने क्या किया है, रुई लगा दिया। रुई लगा करके इसको हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। ठीक है। अब क्या देखते हैं, जैसे ही हमने बर्नर को चालू किया, जैसे ही हमने बर्नर को चालू किया, हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर रखा हुआ NH4Cl या कपूर, शुद्ध अमोनियम क्लोराइड हमने रखा था, वो वाष्प बन करके और उड़ गया है। उड़ करके हम क्या देख रहे हैं कि जहां हमने रुई का टुकड़ा लगा रखा है, यहां इस जगह जाकर के वो वाष्प के रूप में जो गया था वो उसके रूप में बदल गया। यहां जम गया ठंडा होता। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ही वाष्प में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है।